हाँ जी। शुरू करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उतनी देर जितनी देर बाकी आते हैं। हम लोगों ने देखा था एड्रिनल ग्लैंड, उसके कहाँ भी लोकेशन है उसकी, किडनी के ऊपर वो है पैरामिडल शेप, बाहर से कैप्सूल, बीच में उसके ये कॉर्टेक्स और ये मडल्ला। मडल्ला में इसकी ये वेसल्स होती हैं। ये कॉर्टेक्स है ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड है। बाहर वाली लेयर हमारे पास है जोना ग्रैनुलोसा, मिडल वाली लेयर है इसकी हमारे पास जोना फासिकुलाटा और इनर लेयर है हमारे पास जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, जब वो एक्टिवेट होती है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। ये एक्टिवेट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। कॉर्टिकल जितने भी हैं ये कॉर्टिकल सब्सटेंस एक्टिवेट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH। ACTH आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्टिकोट्रोपिन। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग, जो कोर्टिकोट्रोपिन है ये रिलीज होता है, सॉरी, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH के अंडर इन्फ्लुएंस। ACTH का अपना नाम कोर्टिकोट्रोपिन है। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH वो आके एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जहां से निकलेगा ACTH। ACTH आके एक्टिवेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलेगा, कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलेगा एल्डोस्टेरोन, जोना फेसिकुलाटा से निकलेगा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन, और जोना रेटिकुलरिस से निकलेंगे सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल। ठीक है, उसके बाद आगे हम चले थे तो बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल मेडुल्ला से। जब एड्रिनल मेडुल्ला एक्टिवेट होता है तो निकलते हैं कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स हमारे पास अमाइन हार्मोन्स है जो बेस करते हैं, अमाइन हार्मोन्स होते हैं फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स पे बेस करते हैं, तो ये टायरोसिन पे बेस करता है। ठीक है, टायरोसिन का डेरिवेटिव है ये कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स हम कहते हैं इनको नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन। इनके दूसरे नाम हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एड्रेनालिन का एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनालिन का नॉन एपिनेफ्रिन। टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा by the help of an enzyme called tyrosine hydroxylase। ये आप देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोक्सिल लग रहा है यहाँ पे, टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेज। आप देख रहे हैं कि डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। अब क्या एक्स्ट्रा हो रहा है डोपामिन में? आप ये देख रहे हैं ये एक चीज उतर रही है, कार्बोक्सिल COH, तो इसका है डी कार्बोक्साइलेज। केड़ा? डोपा डी कार्बोक्साइलेज। सेकंड इज, अब ये डोपामिन है ये कन्वर्ट होती है नॉन एड्रेनलिन में। अगर आप देख रहे हैं क्या ऐड हो रहा है ये, ठीक है, तो ये कोई हाइड्रोक्साइलेज होगा, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्साइलेज। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्साइलेज, डोपामिन हाइड्रोक्साइलेज। नाउ दिस नॉन एड्रेनालिन इज कन्वर्टेड इनटू एड्रेनालिन। ऐड क्या हो रहा है ये, मिथाइल ग्रुप। उसके लिहाज से हमारे पास एंजाइम है फिनाइल इथेनोलामीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक हो गया जी, मिथाइल ट्रांसफरेज। पहले रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। दूसरे रिएक्शन में डिकार्बोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। तीसरे रिएक्शन में फिर हाइड्रोक्सिलेज, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। चौथे रिएक्शन में मिथाइल ट्रांसफरेज, फिनाइल इथेनोलामीन मिथाइल ट्रांसफरेज। उसके बाद हमने कैटेकोलामीन में जो एड्रेनालिन थे उसके कुछ इफेक्ट्स देखे थे। बस रिपीट कर रहा हूँ, रिव्यू हो जाए एक दफा, डिटेल में देख लिया था एक एक पॉइंट। Increases the heart contraction. The adrenaline increases the heart contraction. It accelerates the pulse. Increases the arterial pressure at the expense of systolic pressure. Assists in increasing the pulse pressure. Relaxes the smooth muscle bronchi and intestine. Smooth muscles of bronchi and intestine. Dilates the vessel of the heart and muscles.
and narrows the vessels of the mucous membrane and the abdominal organs. ये वो बताया था ना आप लोगों को मैंने कि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं ये एड्रेनालिन, क्योंकि वहाँ के वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। मगर जो वाइटल ऑर्गन्स नहीं है जो सर्वाइव कर सकते हैं कुछ देर विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट न्यूट्रिशन, उनकी ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं। Right. Assistant contraction of muscles of uterus and spleen increases the sensitivity of the thyroid gland to TSH activity, stimulates the ACTH production, and intensifies the glycogenic decomposition. Liver activate lipolysis. यानी कि ग्लाइकोजेनिक डिकम्पोजिशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएंगे ये एड्रेनालिन जो है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज पड़े हुए उसको तोड़ना शुरू करेंगे, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में फेंकनी शुरू करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज जो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और ये कि एक्टिवेट्स द लिपोलाइसिस का मतलब है कि वो जो एडिपोज टिश्यू बने पड़े हुए टैग्स हैं जिसके अंदर ट्राइसेल ग्लिसरॉल जब टूटेंगे लिपोलाइसिस शुरू होगी तो ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड है ये आपकी मदद करेंगे ग्लूकोज बनाने में। ग्लिसरॉल जाता है ग्लूकोनेजेनेसिस में और जो वो है आपकी फैटी एसिड है वो जाके बीटा ऑक्सीडेशन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कंजर्व हो जाती है, वो भी ब्लड में जाती है। तो ये इफेक्ट्स हैं एड्रेनालिन के। नॉर एड्रेनालिन के इफेक्ट्स के हैं इस तरह के, डज नॉट इन्फ्लुएंस on the carbohydrate metabolism and the smooth muscles. The non-adrenaline does not influence the carbohydrate metabolism and smooth muscles. यानी कि मेटाबॉलिज्म में भी काम नहीं करती, मसल्स को भी कोई इसका काम नहीं है। Increases the arterial pressure at the expense of diastolic pressure. ठीक है, by narrowing the muscular arterioles. मसल्स के भी वेजल कंस्ट्रक्शन करवा देती है। Non-adrenaline is a neurotransmitter and adrenaline is the main hormone. ठीक है, इनका बेसिक फर्क है। नॉरएड्रेनालिन यूजुअली बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज होता है सिंपैथेटिक नर्व्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जबकि एड्रेनालिन जो है वो एड्रेनल मेडुला का एक हार्मोन की तरह यूज होता है। दोनों हैं तो कंपाउंड ना, बायोमोलिक्यूल्स, एक सिंथेसिस पाथवे में जरूर है कि वो टायरोसिन से आपका बना था, डोपा से आपकी बनी थी डोपामिन। ठीक है, डोपामिन से फिर आपकी निकली थी नॉर एड्रेनालिन, वो आगे बनी थी एड्रेनालिन में। ठीक है, तो एक पाथवे का हिस्सा तो है लेकिन उनके अलग अलग एंटिटीज हैं। कंपैरिजन में देखें, ये देखा था अपने, आगे चलते हैं इससे। पियोक्रोमोसाइटोमा क्या हालात है जी पार्टिसिपेंट्स? 111 अभी भी 13 मिनट हो गए। थियोक्रोमोसाइटोमा, इट इज अ रेयर डिजीज। इसका दूसरा नाम है क्रोमैक्टिन सेल ट्यूमर। is characterized by hypertension due to excess secretion of epinephrine and non-epinephrine। अभी हमने पीछे देखा है ना, आर्टियल प्रेशर बढ़ा रही है, हार्ट रेट बढ़ा रही है आपकी, उसके बाद आपकी हार्ट को ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा दे रही है, वैसे डायलेशन करवा रही है, वहाँ की कुछ की वैसे कंस्ट्रक्शन करवा रही है, तो ये मैनिपुलेट कर रही है सारे सिस्टम। अल्टीमेटली ये अगर अनकंट्रोल्ड रहे, ठीक है ना, तो फिर ये हाइपरटेंशन कॉज करती है। ठीक है, so hypertension due to excess of secretion of epinephrine and non-epinephrine is called pheochromocytoma, usually caused by a tumor of right adrenal gland। ठीक है, जितनी भी आज तक स्टडीज हुई हैं उसके लिहाज से राइट एड्रेनल ग्लैंड में ये ज्यादा, यानी कि राइट किडनी के एड्रेनल ग्लैंड में ये ज्यादा उसके ट्यूमर की सूरत में ज्यादा सामने इसकी टियोलॉजी आई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च फिनोमेना। ठीक है, इस चीज से आपके बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, जितना नॉलेज है। इट इज कॉज्ड बाय अ ट्यूमर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, दैट्स मोर देन इनफ।
Sign and symptoms include intermittent hypertension. Intermittent, कभी हो गई कभी नहीं हुई, कभी हो गई कभी नहीं हुई, कभी हो गई कभी नहीं हुई. That is intermittent hypertension. दूसरा इसका साइन सिम्टम आ जाता है टेकिकार्डिया. पहला तो आ गया हाइपरटेंशन, वो तो उसका कार्डिनल फीचर है ना, है ही हाइपरटेंशन. ठीक है, बेसिक है ही हाइपरटेंशन. किस तरह की है वो साथ में आ गया साइन एंड सिम्टम्स में. सेकंड इसके साइन एंड सिम्टम में आ जाता है टेकिकार्डिया. प्रोफ्यूज डायफोरेसिस, पसीना आना. पैल्पिटेशंस, पैल्पिटेशन होती है अवेयरनेस ऑफ योर हार्ट बीट. ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं. इसकी मैनेजमेंट में आपकी डाइट मॉडिफिकेशन आ जाती है. डाइट मॉडिफिकेशन में आप क्या करते हैं, प्रोटीन्स को इंक्रीज कर देते हैं, कैफीन को अवॉइड करते हैं और मेंटेन सोडियम लेवल. इनकी वजह से इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन की इंक्रीज सिक्रीशन की वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज होती है. ठीक है, लेकिन इसका एक और इफेक्ट भी है एड्रेनलिन का, कि उसने हाइपरग्लाइसीमिया करवा देना, ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देगी. अब वो बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस. जो हाइपरग्लाइसीमिया होगा ना, इन कॉम्बिनेशन विद हाइपरटेंशन, hyperglycemia in combination with hypertension is very disastrous and organ damage करता है वो. तो हम अपनी ना जो भी डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और प्रोटीन को हाई कर देते हैं, ताकि बॉडी में जाए ही ना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट. ना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा ना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जो हाइपरग्लाइसीमिया को मजीद खराब करेगा. वैसे भी जरूरत ही नहीं, जब आपको ग्लूकोज की तो आपने क्यों देना. लिपिड से भी अल्टीमेटली एडिपोज टिश्यू करना होता है. वो एडिपोज टिश्यू जो है वो ऑलरेडी लिपोलाइसिस में जा चुका हुआ है, तो वो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है. तो जो भी आप खा रहे हो फैट और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर, वो सारा हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है. तो इस हाइपरग्लाइसीमिया को रोकने के लिए हाई प्रोटीन डाइट देना शुरू करें. कैफीन को अवॉइड करते हैं ताकि ज्यादा पानी ना लॉस हो बॉडी में से. ठीक है, और सोडियम लेवल को मेंटेन करते हैं. ठीक है, ये इसकी मैनेजमेंट है. दिस कंक्लूड्स द एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन. पहले भी हो गया और अब रिपीट भी हो गया. एड्रेनल ग्लैंड्स भी हो गया, पिट्यूटरी ओवर. हम स्टार्ट करते हैं मेल एंड फीमेल गोनाडल हार्मोन्स. कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर देखना, स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस देखनी है, स्टेरॉयड हार्मोन की कुछ सोर्सेज देख लेंगे. प्रेग्नेनोलोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स देखें. ट्रांसपोर्ट देखें स्टेरॉयड हार्मोन की, एक्शन देखें स्टेरॉयड हार्मोन्स का. क्लिनिकल के अंदर हाइपोगोनाडिज्म और हाइपरगोनाडिज्म देखें. हाइपो में भी मेल और फीमेल के हाइपोगोनाडिज्म, और हाइपर में भी मेल और फीमेल के हाइपरगोनाडिज्म. It's a lipophilic molecule. If it's a lipophilic, it's a hydrophobic molecule. तो जब भी ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होने की कोशिश करेगा तो इसको कैरियर प्रोटीन चाहिए. इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन. साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन, इसका दूसरा नाम है स्ट्रिएन. इस पूरे को छोटा एक शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रिएन भी कहते हैं. ये स्टीरॉइड जितने भी होते हैं ना ये बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे ना कैल्सिट्रियोल के अलावा सारे के सारे इनका बेसिक स्ट्रक्चर ये स्टीरॉइड ही होता है. ये नंबर मेरा बता दी थी आपको, मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ. बायोसिंथेसिस हमारी ये प्रोटीन तो है नहीं. ठीक है, तो इस वजह से जीन्स का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ये सिंथेसाइज होते हैं कोलेस्ट्रॉल की एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन से. ठीक है, सारे के सारे जितने भी हैं स्टेरॉइड वाले एंजाइम्स कुछ चाहिए होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन में चेंज हो जाती है. सोर्सेज में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज में डिनोवो बनाई जा सकती है.
फ्रॉम एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए कहाँ से आता है? यूजुअली बॉडी में एसिटाइल कोए हमारे पास मेटाबॉलिकली जो है वो आता है फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। और भी कई तरीके हैं, मैंने एक आपको बताया, शेयर किया, यानी कि मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस होता है एसिटाइल कोए, ताकि आपको याद हो जाए कि कहाँ पड़ा हुआ था। मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी, और उसके लिए हमें जो की रेट लिमिटिंग उसमें एंजाइम है वो है एच एम जी को रिडक्टेज। वो कैसे काम करता है ये एंजाइम? स्टाइल को एच एम जी को बना, एच एम जी को से मेलानेट बना, यहाँ पे एच एम जी को रिडक्टेज एंजाइम होता है जो रेगुलेट होता है अपने प्रोडक्ट से भी रेगुलेट होता है, क्योंकि मेलानेट कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में, और वो कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट इसको रेगुलेट करता है। अब देखो, सॉरी, डायरेक्ट रेगुलेट करता है इसको एच एम जी कोयर रिडक्टेज को। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगी तो एच एम जी कोयर रिडक्टेज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाएगी तो एच एम जी कोयर की रिडक्टेशन, एच एम जी कोयर रिडक्टेज की अप रेगुलेशन शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। एक हो गया, आगे देखते हैं क्या है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये उनमें भी मौजूद होता है, एलडीएल में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन्स, तो कॉम्बिनेशन है एलडीएल। ये भी सोर्स हो सकता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में। LDL is taken into cells via LDL receptors, broken down into esterified cholesterol and then free cholesterol। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स है हमारे पास LDL। जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन क्लियर करना चाह रहा हूँ, तंग कर रही है मुझे। तो बात नहीं, हम इसको तंग कर लेते हैं। जी, स्टीरॉयड हार्मोन का आपको एक दिखाई हुई है, मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल से बना प्रेग्नेनोलोन। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डेस्मोलेज। प्रेग्नेनोलोन से बनता है प्रोजेस्टेरॉन by the help of an enzyme dehydrogenase, hydroxysteroid dehydrogenase। ठीक है, यहाँ पे ना ये जो एंजाइम्स है ना, ये क्रैम भी कर लोगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सीधा सीधा, कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं पड़नी इसकी हमने। अगर नहीं भी करते तो मजीद डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। तो देखने वाली चीज है वो 27 कार्बन कोलेस्ट्रॉल है, प्रेग्नेनोलोन 21 कार्बन है, प्रोजेस्टेरॉन 21 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद ये देख रहे हैं अगला प्रोडक्ट क्या, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, एंजाइम है हाइड्रोक्साइलेज, 21 कार्बन है। एंड्रोस्टिंडायोन, ये है 19 कार्बन, ये है 19 कार्बन, दैट इज लाइएज। कुछ टूटा, लाइएज। एंड्रोस्टिंडायोन से बनता है टेस्टोस्टेरोन, दैट इज अगेन 19 कार्बन, दैट इज डिहाइड्रोजनेज। उससे टेस्टोस्टेरोन से बनता है एस्ट्राडायोल, वो है 18 कार्बन, दैट इज अरोमाटेज। अल्लाह। सो ये है हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे का कैस्केड। कोलेस्ट्रॉल से सीधा अपने जो है हमारे गोनाडल हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, ये सारे के सारे इस तरह बनते हैं। इनकी कुछ हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हार्मोन्स। पहले प्रेग्नेनोलोन और प्रोजेस्टेरॉन को देखते हैं, ये दोनों 21 कार्बन है।
डायरेक्टली फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, which is produced directly from the cholesterol, और ये आगे सबका प्रिकर्सर। इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से अगर कंपेयर किया जाए, 17 इसके इसमें थे, वो जो था स्ट्रेन मॉलिक्यूल था उसमें 17 थे, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 17 बताया ना मैं किसमें कह रहा हूँ। ये 17 इस तरह कार्बन जो है साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोपेनेथ्रीन के, ये जो 17 कार्बन है इनको मैं 17 कह रहा हूँ, 17 ही इसके अंदर होते हैं। प्रेगनेनोलोन के अंदर टोटल कितने हैं? 21। तो वो 4 कहाँ पे हैं एक्स्ट्रा? बस इनका हल्का सा ध्यान रखने की जरूरत है स्ट्रक्चर वाइज, वो भी अगर कहीं पे पूछ लिया जाए वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेगनेनोलोन में ऑस्ट्रेलियन मॉलिक्यूल के अंदर कितना फर्क है? 4 कार्बन का फर्क है। कौन से वो 4 कार्बन? 1, 2, 3, 4, ठीक है। 17 plus 4 is 21 carbons, and the pregnenolone is directly produced by the cholesterol enzyme है desmolase। वो देख लेना, वो एंजाइम्स आप लोग क्रैम ही करने हैं यहाँ पे और कुछ नहीं करना। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट लेने वाली हैं, याद करने वाली हैं, उनका मैं बता रहा हूँ। प्रोजेस्टेरॉन 21 कार्बन, अगेन स्ट्रेन मॉलिक्यूल वो 7 कार्बन, 1, 2, 3, 4। अब ये भी वही, ये भी प्रेगनेनोलोन और प्रोजेस्टेरॉन में फर्क क्या है स्ट्रक्चर वाइज? ये फर्क, ठीक है। इट्स प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेगनेनोलोन, कोलेस्ट्रॉल से प्रेगनेनोलोन, प्रेगनेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन। It's secreted by corpus luteum and maintains the uterine endometrium of for implantation along with the estrogen। आगे आ जाते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल। टेस्टोस्टेरोन इज 18 कार्बन, 19 कार्बन, एस्ट्राडियोल इज 18 कार्बन। टेस्टोस्टेरोन अब 17 + 2 होना चाहिए, वो कौन सा 17? वैसे ये एक और ये दो, ये हो जाएंगे हमारे पास 19। इट्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म प्रोटीन इन सर्कुलर सेल्स, ये इसका मेन काम है टेस्टोस्टेरोन का। एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मुंह पे जो फेशियल हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो, प्यूबिक हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन वो, बॉडी फैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो, कद की डिस्ट्रीब्यूशन वो, सारा कुछ ना, ये आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन के अंडर इफेक्ट आते हैं। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोजेस्टेरोन। Then comes the estradiol, that is the 18 carbon compound, the last one of the cascade, and it regulates gonadotrope secretion in the ovarian cycle. It maintains the uterine epithelium, endometrium, again for the implantation, and it is responsible for the secondary sexual characteristics in the female. Structure इसका कुछ ऐसा सा होता है। मेल के अंदर इसके अंदर होता है नेगेटिव फीडबैक इनहिबिटर ऑफ लेडिक सेल सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मेल में ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये एस्ट्राडियोल इसका नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन के लिए नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। अगर इस टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होती है, इस तरह उसको बैलेंस आउट करने के काम। और लास्टली ये हमारे पास रह जाता है, ये 18 कार्बन है, 17 वैसे स्टीरियन की और ये 18। स्ट्रक्चर हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन स्पेसिफिकली स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेगनेनोलोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन की बात, एस्ट्राडियोल की बात कर रहे हैं। So they are all lipophilics
and they are bound to protein carriers in blood. Because they are lipophilic, they are bound to protein carriers in blood. अब वो कैरियर्स हैं कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसका दूसरा नाम ट्रांसकॉर्टिन भी है. सो एल्ब्यूमिन, ट्रांसकॉर्टिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये वो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं बॉडी में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रेग्नेनोलोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. पहले तो आपने सिटी पढ़ा हुआ है, तो कैरियर प्रोटीन चाहिए जी. स्टेरॉइड और कैरियर प्रोटीन चाहिए. कौन सी कैरियर प्रोटीन चाहिए? अगर स्टेरॉइड हार्मोन ये चार हैं, प्रेग्नेनोलोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल, तो उनके लिए हमारे पास जो कैरियर्स है वो है एल्ब्यूमिन, ट्रांसकॉर्टिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. राइट, स्टेरॉइड का एक्शन ये हमने पहले देखा हुआ है, ये मैं आपको रिपीट करवाता हूँ. इससे पहले हमने स्टार्ट में देखा था. इससे पहले आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो मैं 5 क्वेश्चंस किए देना चाहूंगा यहाँ पे. कब से आवाज में आ रही है आपको? डॉक्टर साहब मौजूद है यहाँ पे? आपको आपने लिखा आवाज नहीं आ रही है. आप खुद मौजूद है यहाँ पे? बेटा एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? क्वेश्चन. आवाज अभी सही नहीं आ रही. जी क्वेश्चंस क्लास. पहले तो ये कंफर्म करें कि आवाज आ रही है कि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है. मुझे ये कंफर्म करेंगे आवाज आ रही है कि नहीं. और साथ में अगर क्वेश्चन है तो वो बताएं.
जी, any questions please? Questions? Alright, steroid hormones का action. Sound and voice clear है? Reconnect हुआ? स्टेरॉइड हार्मोन्स का एक्शन मुझे तो क्लियर आ रही है, आप भी मैसेज कर देंगे ताकि रिकॉर्ड रहे और वो वक्त जरूरत सनद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। स्टेरॉइड हार्मोन्स का एक्शन हमने ये किया हुआ पहले। नंबर वन स्टेप के ऊपर क्या होता है कि ये हाइड्रोफोबिक स्टे होते हैं, तो दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर्स। कैरियर्स कौन से हैं, भी पढ़े आपने, एल्ब्यूमिन, ट्रांसकॉर्टिन, ठीक है। But the problem is that only unbound hormones can diffuse into the target cells. तो स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो रिसेप्टर के ऊपर आके अटैच होते हैं अनबाउंड होके, ठीक है। ये देखें, ये कैरियर प्रोटीन के साथ लगा हुआ, उसके बाद अनबाउंड हुआ, जैसे ही अनबाउंड हुआ तो ये सेल में घुस जाता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहता, ये सेल में घुस जाता है। इनके रिसेप्टर्स यूजुअली होते हैं साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियर, पॉसिबल है मेम्ब्रेनस भी हो। उसके बाद हमने देखा था कि जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है, ये जब आ जाएंगे अपने रिसेप्टर्स के ऊपर, या वो रिसेप्टर्स होंगे साइटोप्लाज्म में या वो न्यूक्लियस में या जहाँ पे भी, तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, वो जाएगा और डीएनए को बाइंड कर देगा और एक्टिवेट और रिप्रेस कर देगा कई जीन्स को, कुछ को एक्टिवेट कर देगा जीन्स को, कुछ को रिप्रेस कर देगा। जो एक्टिवेटेड जीन्स होते हैं वो आरएनए बनाते हैं, वो आरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है और वहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पहले देखा हुआ डिटेल में। अब आ जाते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ गोनाडल हार्मोन्स पे। दो किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, एक है हाइपोगोनाडिज्म और एक है हाइपरगोनाडिज्म। Hypo mean decreased synthesis of gonadal hormones. Hyper mean increased synthesis of gonadal hormones. ठीक है।
diminished functional activity of gonads is called hypogonadism. अगर एंड्रोजन्स लो हो रहे हो तो हाइपोएंड्रोजनिज्म भी कहा जाता है, अगर ईस्ट्रोजन लो हो रही हो तो हाइपोएस्ट्रोजनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपरगोनाडिज्म में हाइपर फंक्शन ऑफ द गोनाड्स कैन मैनिफेस्ट एज प्रीकोरियस प्यूबर्टी, जल्दी कम उम्र में प्यूबर्टी आ जाए। some cases in some cases caused by a tumor, हाइपर है ना, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ट्यूमर होगा जो उसको स्लीप करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। हाइपोगोनाडिज्म हाइपोगोनाडिज्म दो किस्म की होती है, हमें देखते ही यही होती कि ये नाउन कम होने को कहते हैं गोनाडल हार्मोन्स की। दो किस्म की होती है, या तो ये होती है प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में जाती है, या कंजेनिटल और एक्वायर्ड क्लासिफिकेशन में जाती है। प्राइमरी का मतलब है कि जहां से ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गोनाडल हार्मोन्स जहां जहां से प्रोड्यूस हो, उस ऑर्गन का मसला वहां से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब ये है कि कोई और ऑर्गन या कोई और सिस्टम इन्फ्लुएंस हो रहा है उस ऑर्गन के ऊपर जहां से ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे। दूसरा है तो कंजेनिटल, जीन्स में कोई मसला, रिसेप्टर्स ही नहीं है, एक्वायर्ड रिसेप्टर फेज आया होगा। हार्मोन्स है ना, ग्लैडर हार्मोन्स, उनके रिसेप्टर्स होंगे जिस पे जाके उन्हें अटैच होना है। अभी हमने देखा एक्शन क्या है इसका, स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोई रिसेप्टर ही नहीं बनेगा कंजेनिटली। उन रिसेप्टर्स को बनाने के लिए आपके पास डीएनए का जीन ही खराब है, जीन खराब है तो आपका आरएनए खराब बन रहा है, आरएनए खराब बन रहा है तो प्रोटीन भी खराब बन रही है, मिसफोल्डेड प्रोटीन और डीनेचर हो जाती है। कंजेनिटल है। एक्वायर्ड के अंदर ये कि बॉडी ने एक्वायर कर लिया किसी ना किसी तरह से कि वो अब नहीं बनेंगे वो वाले रिसेप्टर्स दोबारा। साइनस सिम्टम्स में अगर आ जाते हैं हम तो मेल और फीमेल साइनस सिम्टम्स देख रहे हैं, फीमेल के अंदर है जी inability to begin menstruation, secondary sexual characters do not develop। ठीक है, ये हाइपोगोनाडिज्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला था the menstruation does not begin, दूसरा था secondary sexual character does not develop, and after puberty the causes of cessation of menstruation, loss of body hair and hot flashes। ये प्यूबर्टी के बाद इसके इफेक्ट्स हैं। जो प्यूबर्टी के बाद हाइपोगोनाडिज्म हो जाती है वो एक्वायर्ड, जो प्यूबर्टी के बाद हो जाती है वो, तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगी? इट विल बी मैनिफेस्टेड एज सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लॉस ऑफ बॉडी हेयर एंड हॉट फ्लैशेस। मेल्स में हाइपोगोनाडिज्म इज manifested by impaired muscles and body hair development, and in some males the hypogonadism may lead to gynecomastia, development of mammary glands in male, and erectile dysfunctions। so males और females के अपने अपने टोटल अलग अलग किस्म के कार्डिनल फीचर्स हैं इन दी हाइपोगोनाडिज्म। हाइपरगोनाडिज्म इस तरह मेल और फीमेल के में ही डिवाइड हुई होती है। हाइपरगोनाडिज्म आ गया, इंक्रीज गोनाडल सिक्रीशंस हार्मोन। तो फीमेल्स में अर्ली एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स along with the coarse body hair। हाइपरगोनाडिज्म, कोर्स बॉडी हेयर आने शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स में वैसे जो बॉडी हेयर होते हैं वो कोर्स नहीं होते, मेल्स में बॉडी हेयर कोर्स होते हैं, फीमेल फाइन से होते हैं, डाउनी हेयर होते हैं। फीमेल्स में मेल्स में मसल मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है हाइपरगोनाडिज्म, और लिबिडो इज इंक्रीज्ड। इट इज इनिशियली इंक्रीज्ड विद क्रॉनिक hypergonadism, it decreases।
But both in males and females, there are some signs and symptoms that they are common. Early growth spurs, mood swings, acne and a lower voice. ये common features हैं hypergonadism के, increased gonadal secretions के in males and females. ठीक है, अलग अलग भी देख लिया आपने और ये इकट्ठे भी देख लिए जो कॉमन है. कई हेल्थ कंडीशन है जिनको हम हाइपरगोनाडिज्म की कॉज के लिए लेबल कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर्स, ओवरीज में भी टेस्टिस में भी हाइपरगोनाडिज्म है, दोनों में होता है. लिवर और किडनी डिजीज की वजह से होती है हाइपरगोनाडिज्म. सीवियर इन्फेक्शंस में हो जाती है, सर्जरी की वजह से हो सकती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और सम इंजरी और लेयन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकती है, जेनिटल ग्लैंड, स्पाइनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, नाम सुना है इनका? एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वो स्टीरॉइड्स है जो जो हमारे बॉडी बिल्डर भाई नहीं होते सारे, नॉर्मल एक्सरसाइज करने वाले बंदे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बॉडी बिल्डर भाई हैं हमारे सारे जो कंपटीशन लड़ते हैं जी, उनकी लिंगों में बात कर रहा हूँ. these people, these human beings, they use the anabolic steroids, the steroids that increases the anabolic characteristics of the body. उनकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर मसल मास ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है. एनाबॉलिक है ना, सिंथेसिस, मसल मास ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है. इन लोगों में हाइपरगोनाडिज्म के बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं. एक तो ये जो स्टेरॉइड्स हैं इनको अनसुपरवाइज भी ले रहे होते हैं, और अगर सुपरवाइज भी ले रहे हो तो क्रॉनिकली ले रहे हो. स्टेरॉइड्स हैं वो अगर जाके मसल मास इंक्रीज करेंगे तो जाके किडनीज को भी तो तंग करेंगे, आपके और भी तो ऑर्गन्स को तंग करेंगे. तो उन तंगियों में से जो स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें हाइपरगोनाडिज्म भी एक मसला है. ये तो सप्लीमेंट्स खाते हैं ना लोग, ये खाते हैं या लगाते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में बॉडी बिल्डर, they can lead to abnormally high levels of testosterone and other androgens in males, और females में estrogen ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. ले जी, हमारा एक पोर्शन मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया. ये हमारा दूसरा पोर्शन होगा जिसमें थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स आ जाएंगे, और ये कलम कल्ला हमारा थर्ड पोर्शन होगा. इसमें हमारे पास पेनक्रियाज के दोनों हार्मोन हमने डिस्कस करने, इंसुलिन और ग्लूकागॉन डिटेल. So first portion is done. We will start the second now and then the third one. Alright जी, अब तक इस पोर्शन में किसी किस्म का कोई सवाल? टाइम क्या हो रहा है? Alright, fine. 10 मिनट रह गए हैं. आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. I'll answer. कोर्स का मतलब होता है सख्त, ठीक है. कोर्स का मतलब होता है सख्त. कोर्स है सख्त बाल.
wait a minute. I'm on the chat head. आप क्वेश्चन पूछे मैं आंसर कर दूं.